नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएसई, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले जहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं आज। पहला जो टॉपिक है शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस। आपने आर्टिकल 341 देखा होगा, वहां पर प्रेसिडेंट जो है नोटिफिकेशन निकालते हैं कि किन जातियों के समूह में से किन जातियों को जो है एससी का दर्जा वगैरह दिया जाएगा। तो अभी कुछ मांग चल रही है यहां पर, तो इस संदर्भ में यहां पर रखा गया है ये क्या आर्टिकल। इसके बारे में एक कमेटी भी बनाई गई है, उसका भी हम लोग नाम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सोशल जस्टिस के अंतर्गत रख सकते हैं, पेपर 2 पेपर 1 दोनों में आएगा ये आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंगायत से रिलेटेड है। बसवन्ना जी का नाम सुना है, हम लोगों ने पहले भी कवर किया है और अभी ये वापस से जो है न्यूज में है। आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, पेपर 1 में रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सोशल रिफॉर्मर भी रहे, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और साउथ की हिस्ट्री हमारे लिए हिस्ट्री जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद जो ई छावनी पोर्टल है, यहां पर जो नागरिक केंद्रित सेवाएं हैं, जो आपकी सिटीजन सेंट्रिक जो भी सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करने के लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। कुल मिला के आप इसको ई गवर्नेंस के अंतर्गत रख सकते हैं, गुड गवर्नेंस के अंतर्गत रख सकते हैं, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के अंतर्गत रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, जो भी आप जो है गुड गवर्नेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, है ना, वो सब संदर्भ इससे कनेक्ट हो जाएगा। और ये आपका सेकंड पेपर का टॉपिक है। इसके बाद फॉरेन प्रोड्यूस्ड डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे, मतलब विदेशी उत्पादित प्रत्यक्ष उत्पाद। तो यहां पर यूएस ने एक रूल निकाला था कि जो भी इनोवेशन है जिसको यूएस ने बनाया है, यूएस की अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से वो आपका डेवलप हुआ है, चाहे वो आपका उसके देश में हो या देश के बाहर में, तो जब यूएस चाहेगा तो उस पर बैन लगा देगा। तो अभी चाइना के संदर्भ में ये मैटर सामने आया है, तो इसको देखेंगे। सेकंड पेपर का पार्ट है ये आपका, है ना। ट्रेड वॉर वगैरह भी आप लोगों ने पहले ही पढ़ा, उसी का कंटिन्यूएशन है ये आपका। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है, ये हमारा सेकंड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद प्राइमरली जो आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है, देखिए गांवों में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है उसके लिए इनपुट के रूप में मेन जो आपका क्रंच आता है वो क्या आता है, क्रेडिट की फैसिलिटी। अभी भी आप देखेंगे तो आधे से ज्यादा लोग जो है इनफॉर्मल क्रेडिट का जो आपका चैनल है उससे जो है क्रेडिट वो एक्सेस करते हैं, तो उनके ऊपर जो है ऋण ग्रस्तता आ जाती है, वो कभी उतनी ऊंची ब्याज दर से जो लोन लेते हैं उसको चुका नहीं पाते। तो उसको खत्म करने के लिए और फॉर्मल चैनल से क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया है, इसकी स्थापना की गई। इसको देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत भी आएगा ये आपका, और फार्मर्स के वेलफेयर के लिए भी आएगा, ठीक है, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंतर्गत भी आएगा। इसके बाद मेडिसिनल फंगी की बात करेंगे, फंजाई की, तो यहाँ पर औषधि कवक के बारे में जानकारी है, तो थर्ड पेपर का पार्ट है, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। इसके बाद जो पहला टॉपिक, इसको डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। तो अभी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक पैनल जिसमें देखना है कि जो आपके दलित, क्रिश्चियन है और मुस्लिम से क्या उनको कोटा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो कंटेक्स्ट है आपका ये। अब यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर कमीशन जो है यहाँ पर सेटअप किया है। इसको चेयर कर रहे हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन जी, ठीक है। और इस कमीशन को करना क्या है, तो भैया एग्जामिन करना। क्या एग्जामिन करना है कि जो ये मांग चल रही है कि इनको कोटा दिया जाए, किसको किसको कोटा दिया जाए,
मतलब जो दलित का कोटा एससी के अंतर्गत रखा जाए, इनको एसटी के अंतर्गत रखा जाए। मेनली यहाँ पर मांग एसटी के अंतर्गत है। अब देखिए रिजर्वेशन को देख के बहुत सारी मांगे इस तरीके की बढ़ती जा रही है ना, उससे समस्याएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये पॉपुलिस्ट अप्रोच है, पॉलिटिकल गेन के लिए ये सब लाया जाता है, क्योंकि जिनको आरक्षण देना था, जिनको वास्तव में जरूरत है, उनका आज तक वेलफेयर नहीं हो पाया, जबकि आपके पास डेटा जो है वो 40 साल से ज्यादा हो चुका है जब से आपने रिजर्वेशन लाया। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, नए नए जो है आरक्षणों की मांग हो रही है, अब तो जनरल में भी ईडब्ल्यूएस आ गया, तो इससे कहीं ना कहीं हेल्दी कंपटीशन पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां पर जो ग्राउंड है रिजर्वेशन का, उसका रैशनलाइजेशन करना, उसका तार्किकीकरण करना जो है, तार्किकीकरण करना आवश्यक है। तो यहां पर इसका उद्देश्य ये है कि भैया ये जो दलितों की मांग है, जो सिख और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों में जिन्होंने धर्मांतरण किया है, तो क्या उनको एससी का दर्जा दिया जा सकता है। अब ये जो कमीशन है वो 2 साल में अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करेगी, ऐसा यहां पर डिसाइड किया गया। ठीक, अभी अगर आप देखेंगे तो जो रिजर्वेशन का बेनिफिट अवेलेबल है वो दलित, हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख को है ना। तो यहाँ पर दलित, क्रिश्चियन और इस्लाम की बात आ रही, मुस्लिम्स की बात आ रही। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो समुदायों को अनुसूचित जाति की मान्यता दिया जाता है उसका आधार क्या है। तो सीधी बात है, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि वो सदियों से जो है बहिष्कृत रहे हैं, उनका जो है शोषण हुआ है, वो अस्पृश्यता का शिकार रहे हैं। तो इन सोशल लेवल्स को दूर करने के लिए, ठीक, अगर आर्टिकल 341 देखेंगे तो वहां पर ये प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करते हैं गैजेट में कि भैया किस रेस, ट्राइब या जो आपके ग्रुप्स होते हैं, है ना, मतलब जाति वर्ग के समूह की बात कर रहे हैं, तो उनमें से किन जातियों को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है एससी के अंतर्गत। अब पार्लियामेंट जो है फिर उसके बाद लॉ बनाती है कि किसका एक्सक्लूजन करना है, किसका इंक्लूजन करना है, उसके बाद वो जाति शामिल या बहिष्कृत कर दी जाती है। इस तरीके का अपने आप में जो पहला ऑर्डर आया था 1950 में आया था, और उसमें केवल हिंदुओं को जो है वहां पर कवर किया गया था, हिंदू दलितों को। ठीक, अब यहां पर लगातार मांग बढ़ने लग गई फिर, है ना, एक व्यक्ति को आदमी देख लेता है कि उसको कोई लाभ हो रहा है तो और भी लोगों की मांग बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सिख कम्युनिटी ने यहाँ पर मांग करना चालू किया। तो उसके संदर्भ में 1956 में एक ऑर्डर इशू हुआ जिसमें बोला गया कि जो सिख है जिनका ओरिजिन दलित है, मतलब दलित ओरिजिन की जो सिख है, उनको भी जो है एससी कोटा दिया जाएगा। इसके बाद 1990 में सरकार ने दलित मूल के जो आपके बौद्ध थे उनकी मांगों को भी स्वीकार कर लिया और आदेश को वहां पर अमेंडमेंट किया, है ना, अमेंड किया वहां पर, ठीक है ना, अमेंडमेंट आया उस ऑर्डर में। उसमें ये बोला गया कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानता है, किसको किसको, हिंदू, सिख और बौद्ध, ये जो 3 धर्म है, इसमें से कोई डिफरेंट रिलीजन का वो आपका क्या है, अनुयायी है, अगर उसको मानता है, उसमें उसकी आस्था है, तो उसको एससी का कोटा नहीं दिया जाएगा, एससी का मेंबर नहीं माना जाएगा। अब अभी जो प्रेजेंट पिटीशन है उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो आपकी पिटीशन लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है अभी, तो ये किस पे बेस्ड है, तो ये रिकमेंडेशन थी आपकी रंगनाथ मिश्रा जो कमीशन बना था उसमें, उसके कारण बहुत सारी पिटीशंस जो है पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें देखना है कि भैया क्रिश्चियंस को और मुस्लिम और क्रिश्चियन जो दलित कम्युनिटी से या मतलब दलित ओरिजिन से, क्रिश्चियन और मुस्लिम जिनका ओरिजिन दलित है, क्या उनको एससी का रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाना चाहिए, है ना। इसके संदर्भ में इसको बनाया गया था और उन्हीं के संदर्भ में ये अभी याचिकाएं वहां पर लंबित पड़ी हुई है। तो यहाँ पर अभी जो पिछली सुनवाई हुई अगस्त में 30 अगस्त को, उसमें जो जस्टिस हमारे संजय किशन कौल जी हैं, उनकी अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने, जो भारत के सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनको बोला कि भैया इस मुद्दे पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रुख है उसको जो है प्रदर्शित करें और उसको रखें। उसके लिए उन्होंने 3 वीक्स का टाइम भी दिया है। ठीक है, अगली जो आपकी हेयरिंग होने वाली है 11 अक्टूबर को, तो ऐसा माना जा रहा है कि उसमें जो है कोई ना कोई यहाँ पर जो है जो पैनल बनाया गया है, बालकृष्णन पैनल, तो उनकी अधिसूचना के बारे में फिर वो वहां पर अवगत कराया जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब कराया जाएगा कब नहीं, अब कोर्ट में तो पता नहीं कब तक चीजें चलती रहती है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बालकृष्णन कमेटी जो कमीशन, याद रखिएगा इसका नाम इंपॉर्टेंट है, बालकृष्णन कमीशन 2022 3 मेंबर कमीशन है। इसको कौन चेयर कर रहे हैं, अध्यक्ष कौन है इसके, तो सीजेआई जो आपके एक्स रिटायर्ड है, मतलब केजी बालाकृष्णन, है ना, और इनको अपनी रिपोर्ट जो है 2 सालों में सबमिट करनी है, 2 इयर्स में।
इसके अलावा जो 2 मेंबर हैं उसमें एक प्रोफेसर है सुषमा यादव जी और जो दूसरे हैं आपके रविंदर कुमार जैन जी। इसके बाद लिंगायत जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो अभी राहुल गांधी ने वहां पर जो है बीजेपी के ऊपर जो है तंग कसा होगा, तो ये पॉलिटिकल डिबेट के कारण जो भी चीजें न्यूज में आती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आर्ट एंड कल्चर को हमको ऐसे ही कवर करना है। अब लिंगायत की बात करें तो ये किस फिलॉसफी पर बेस्ड है? एक तो ये शैव भक्त है, ये तो आपको पता है ना। अब लिंग से ही आपको समझ में आ रहा होगा शिवलिंग। अब फिलॉसफी जो है इस रीजन की वो जानी जाती है किस नाम से? शक्ति विशिष्टा द्वैतवाद। और बिल्कुल सिमिलर है ये आपके किसके फिलॉसफी की तरह? विशिष्टा द्वैतवाद के। ठीक, अब इसमें ये माना जाता है इनकी फिलॉसफी में कि जो गॉड है ना, वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, उससे वो आपके संचालित है और वो सारी शक्तियां उनमें निहित है और उसी ऊर्जा द्वारा उनको जो है क्वालिफाई किया गया है कि भैया वो गॉड है ना। ब्रह्मांडी शक्ति का एक प्रतिरूप मानते हैं ये किसको? भगवान को। ठीक, अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि कॉस्मिक एनर्जी को प्राप्त करने का, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी को ही एक तरीके से गॉड मान लिया इन्होंने शिव के प्रतिरूप में, तो उसको अचीव करने का क्या पाथ है, क्या मार्ग है? तो योगा और मेडिटेशन को ये जो है उसका मार्ग मानते हैं। इसके अलावा ये मांस नहीं खाते, स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते हैं, है ना। अब ये जो है इसके फाउंडर कौन है? तो जो सोशल रिफॉर्मर और फिलोसफर है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है आपका, बसवन्ना। 20th सेंचुरी में जब भक्ति आंदोलन चल रहा था तो उसी संदर्भ में इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये किस रीजन में था? कर्नाटका में। ठीक है, और ये उस समय रूलर कौन थे वहां पर? तो किंग बिजाला सेकंड थे, है ना। किंग बिजाला सेकंड थे आपके। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि आज के संदर्भ में इनकी अगर कम्युनिटी की बात करें, लिंगायत कम्युनिटी की, तो इनका जो मतलब पॉपुलेशन है 17% जो है ये आपके कर्नाटक पॉपुलेशन में, कर्नाटक में है इनकी पॉपुलेशन, और 10% जो है महाराष्ट्र की पॉपुलेशन में है। बसवन्ना ने सबसे बड़ा काम जो किया था, तो जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन था सोसाइटी में, उनको उन्होंने चैलेंज किया था और इक्वालिटी के ये बहुत बड़े पक्षधर थे कि समानता लाइए, विधवाओं को भी अधिकार दीजिए, महिलाओं को भी समान अधिकार दीजिए, और जो ये सोशल लेवल्स है, छुआछूत वगैरह, मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, तो इस तरीके से सोशल लेवल्स को आप हटाइए और इक्वालिटी को लाइए, क्योंकि ह्यूमनिज्म को ये प्रमोट कर रहे थे, इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे थे। तो कास्ट सिस्टम का विरोध कर रहे थे, अनटचेबिलिटी का विरोध कर रहे थे, जेंडर इनइक्वालिटी का विरोध कर रहे थे, वैदिक सुप्रीमेसी का विरोध कर रहे थे, रिचुअलिस्टिक जो वर्शिप होती है उसको चैलेंज किया इन्होंने, सैक्रिफाइसेस वगैरह को भी चैलेंज किया इन्होंने, सोशल अवेयरनेस को भी स्प्रेड किया था और अपनी पोइट्री के माध्यम से। और इनकी पोइट्री का नाम था वचनाथ। क्या नाम था? वचनाथ। और वचनाथ को ऐसा माना जाता है कि कन्नड़ साहित्य जो है उसके अंतर्गत उसको पुनर्जागरण के रूप में देखा जाता है, रेनासा के रूप में उसको देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अनुभव जो आपका मंटपा था उसकी स्थापना की थी, है ना। अनुभव जो आपका मंटपा था उसकी स्थापना किया था, और यहां पर सभी वर्गों के जो जिनका सामाजिक आर्थिक आधार चाहे कुछ भी हो, सभी वर्गों के मेन और वुमेन्स यहां पर आके डिबेट और डिस्कशन कर सकते थे। किस संदर्भ में? लाइफ के स्पिरिचुअल क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने स्लोगन भी दिया था, कया कवे कैलाशा। इसका मतलब ये होता है वर्क इज वर्शिप। वर्शिप मतलब कर्म ही क्या है? पूजा है। ठीक है, इसका मतलब ये कि हर जो काम किया जाता है, चाहे हम आईएएस हैं, चाहे हम जो है स्वीपर है, हम जो भी काम कर रहे हैं, है ना, वो क्या है आपका? उसका वर्थ है, क्योंकि वो भी तो एक कार्य है। अगर वो कार्य समाज में कोई नहीं करेगा तो कौन करेगा वो काम? ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि इन्होंने कंप्लीट एडवोकेसी की, कंप्लीटली एडवोकेसी की, किसकी? कंप्लीट इक्वालिटी की। विडोज को जो है रीमैरी करने के लिए इन्होंने बात की, विधवा पुनर्विवाह की बात की। अब बताइए हमारे 1856 में वो अधिनियम आएगा और ये 12th सेंचुरी में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इमेज वर्ष जो देखिए मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। इमेज नहीं है ये आपका, ठीक है ना। अब मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं, और जो इनमें जो जिसको ये पवित्र मानते हैं, तो एक तरीके से शिव के प्रतीक को, है ना, लिंग ही है वो आपका प्रतीक, ठीक है ना, तो उसकी इमेज को जो है ये मानते हैं कि वही सैक्रेड है। मूर्ति पूजा का विरोध का मेन संदर्भ जो था वो ब्राह्मणिकल सिस्टम को जो है चैलेंज करना था। इसके बाद आप देखेंगे कि इनके जो सैक्रेड लिटरेचर है वो कैनरीज और तेलुगु भाषा में है। बसवन्ना जी और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये राजनेता भी थे, फिलोसफर भी थे, है ना, कवि भी थे, समाज सुधारक भी थे और लिंगायत संत भी थे। और किनके दौरान, किनके शासन काल, मतलब किसके टेन्योर या किसके शासन काल के दौरान जो है ये थे? तो कल्याणी के चालुक्य और कलचुरी वंश के दौरान थे। आपके 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन में जो शिव केंद्रित शाखा थी, ब्रांच थी,
उसके अंतर्गत ये आपके एक्टिव थे। इसके बाद इन्होंने वचनाथ जो पोएट्री लिखी उसके द्वारा इन्होंने सोशल अवेयरनेस को जो है वहां पर स्प्रेड किया। इसके अलावा इन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसका विरोध किया, जेंडर इनइक्वालिटी का विरोध किया, रिचुअल्स का विरोध किया, है ना, ये हमने पहले ही देख लिया है। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो भी सोसाइटी में सोसाइटल ऑर्डर है, जो सामाजिक व्यवस्था है, वो मानव की स्वतंत्रता पर आधारित होनी चाहिए, समानता पर आधारित होनी चाहिए, है ना, और रैशनैलिटी और ब्रदरहुड पर वो क्या होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए। मतलब सोसाइटी में हार्मनी की भी बात कर रहे हैं, सौहार्दपूर्ण संबंधों की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने बोला, एक अपने वचनांश के अंतर्गत ही इन्होंने ये भी बोला था कि द बर्थलेस हैज नो कास्ट डिस्टिंक्शन, नो रिचुअल पॉल्यूशन। कुल मिला के वही है कि जो भी सोशल लेवल्स थे उनका विरोध कर रहे थे। इसके बाद ई छावनी पोर्टल की बात करेंगे तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, यहाँ पर जो ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम है उसका एक्सटेंशन किया है 5 और जो आपके कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं ई छावनी पोर्टल के अंतर्गत, आगरा, रानीखेत, बबीना, जम्मू एंड कैनूर, है ना, जो आपका कन्नानौर है आपका, ठीक है ना, 5 जगह। अब इसके बारे में देख लेते हैं तो ये है क्या, तो एक तरीके से सिटीजन सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, किसका, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत कैंटोनमेंट जो बोर्ड्स होंगे वो ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे जो भी आपकी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है ना, इन कैंटोनमेंट्स के अंतर्गत, है ना। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यूनिफाइड पोर्टल होगा जो प्रोवाइड करेगा लोगों को, जो नागरिक केंद्रित सेवाएं हैं उनको एक्सेस करने में ये आपका हेल्प करेगा। और जो भी आपकी सिविक सर्विसेज है उसके बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए, है ना, ट्रांसपेरेंट मैनर में और इफेक्टिव मैनर में और इजी लैंग्वेज में वो उन चीजों को समझ भी पाए, तो ये इस तरीके का कार्य करेगा। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो सीधी बात है, सिटीजन्स को जो है वो जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो इफेक्टिव मैनर में उनको प्राप्त हो जाए, और इसके बाद जो गुड गवर्नेंस है उसका जो आपका एप्लीकेशन है वो है ये। कुल मिला के ये सुशासन को स्थापित करने का एक आयाम है, जिससे जो भी पब्लिक की नीड्स है, जो भी सर्विसेज उनको चाहिए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव मैनर में जो है प्राप्त कर सके, और इससे एक तरीके से रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का जो हमारा रिस्पॉन्सिव जो आपका गवर्नेंस का फीचर है वो भी यहां से लक्षित होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है, तो भैया एक तरीके की सिविक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है ये, किसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था, तो जो कैंटोनमेंट एक्ट 2006 का है। अब ये जब एक्ट लाया गया तो जो पुराना एक्ट था 1924 का उसको रिपील कर दिया गया। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है। इसमें कुछ मेंबर जो है वो इलेक्टेड भी होते हैं और कुछ आपके नॉमिनेटेड भी होते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनका अगर टेन्योर देखें, ऑफिस का टर्म देखें तो 5 इयर्स का होता है, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो जब तक ऑफिस को होल्ड करना चाहते हैं तब तक उनकी सदस्यता वहां पर रहती है। इसके बाद यहाँ पर जो इसका काम है एक तरीके से देखेंगे तो अकोमोडेशन का भी है, मिलिट्री पॉपुलेशन को जो है ये अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड करेगी, अकोमोडेट करेगी उसको, और जो भी उनके अंतर्गत जो इंस्टॉलेशंस है वहां पर भी सुविधा प्रदान करेगी। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज की बात किया हमने तो पब्लिक हेल्थ आ जाएगा, वाटर सप्लाई आ जाएगा, सैनिटेशन आ जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन आ जाएगा, स्ट्रीट लाइटिंग आ जाएगा, जो जो चीजें आप सोच सकते हैं। तो ये सब जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना किसको, जो कैंटोनमेंट में आपके रेसिडेंट्स रहते हैं। इसके बाद ये ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करता है आर्मी के, है ना, जो भी स्पेसिफिक एरिया में जहां पर भी इसको संचालित किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन प्रोड्यूस डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी चाइना के खिलाफ ये लिया है उन्होंने निर्णय। कुल मिलाकर ये होता क्या है, तो ये एक तरीके का ऐसा रूल है जिसको इंट्रोड्यूस किया था यूएस ने पहली बार 1959 में जब स्पुतनिक वगैरह लॉन्च हुआ था। आप याद रखिए स्पुतनिक जो है उसको लॉन्च किया था किसने, रशिया ने, ठीक है। तो ये क्यों किया होगा कि जो भी यूएस की टेक्नोलॉजीज हैं उसकी ट्रेडिंग वगैरह को कर्व किया जा सके, उसके व्यापार को रोका जा सके। इस रूल के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि जो भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका में बनाई गई है, जिसका इनोवेशन अमेरिका में किया गया है, तो अगर उसका यूज चाहे अमेरिका में हो चाहे अमेरिका के बाहर वर्ल्ड में कहीं भी हो रहा हो तो उस पर सैंक्शन लगा सकती है यूएस गवर्नमेंट। अब इसके मेरिट्स क्या है, तो पहली चीज तो ये कि जैसे अभी बात हो रही है कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, है ना, तो इस तरीके की जो आपकी मानव समुदाय के लिए जो आपकी हानिकारक चीजें हैं उस पर रोक लगाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है ना, जैसे न्यूक्लियर वेपन है, मिलिट्री जो भी अदर एप्लीकेशंस है तो उनको रोका जा सकता है ना। अब यहां पर बोला जा रहा है कि इट माइट स्टॉप
स्टॉप एडवांस चिप जो यूज की जाती है डेवलप करने के लिए न्यूक्लियर वेपन वगैरह, तो उसको रोका जा सकता है। इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो ये अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए है, लेकिन ये मोनोपोली को बढ़ावा देगा, वो डीमेरिट भी है। तो इनका जो अपना इनोवेशन है उसको वो संरक्षित रख सकते हैं और उसका उपयोग केवल वही कर सकते हैं, जबकि वो बात करते हैं कि ओपन इकोनॉमी, और कई जगह आप देखेंगे तो रेग्रेसिव उनके अपने क्या रहते हैं, स्टेक्स रहते हैं। इसके बाद डीमेरिट्स की बात करेंगे तो इससे जो आपकी कंपनीज वगैरह हैं उनमें उनके साथ जो है लिटिगेशन की समस्या बढ़ सकती है ना, मतलब जो कानूनी व्यवधान है वहां पर जो है देखा जा सकता है, उसके कारण जो है वर्ल्ड का जो मार्केट है वहां पर ट्रेडिंग पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा फ्रिक्शन जो है जनरेट होगा यूएस और उसके जो आपके एलाइज वगैरह हैं उसके बीच में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यूएस की मोनोपोली स्थापित हो जाएगी और ये सबसे ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। अब जैसे हम ही यूएस से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, अगर वो एकदम से रोक देगा तो हमारी वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है ना, नेशनल इंटरेस्ट उससे जो है हमारा कर्व होगा, कहीं ना कहीं उस चीज की जो है सप्लाई कम हो जाएगी तो उसका ऋणात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो यूएस चाइना का फ्रिक्शन है, जो ट्रेड वॉर है, इस तरीके की जो बैटल्स है, उससे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में इनस्टेबिलिटी और डिस्ट्रप्शंस देखा जा सकता है। अब इंडिया के लिए क्या लेशन है, तो सबसे पहली चीज भैया कि जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन आप चला रहे हैं उसको मूर्त रूप से स्थापित करिए, और जैसे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज है या सेमीकंडक्टर का आपका फील्ड है या टेक्नोलॉजी का आपका संदर्भ है ना, या आपके रक्षा उत्पादों से संदर्भित आपका संदर्भ है, तो वहां पर हमको आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है और हमको स्वदेशी आयाम पर उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो हमारे पास खुद रेयर अर्थ मटेरियल्स का रिजर्व है उसकी पोटेंशियल को अब जो है मोबिलाइज करने की जरूरत है और वहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसके बाद हमको रीजनल और बायलैटरल एग्रीमेंट भी करने की जरूरत है ताकि हमारे यहाँ किसी तरीके से सप्लाई क्रंच ना हो जाए क्रिटिकल मिनरल्स का। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमको अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल जो बेस है उसको बनाने की जरूरत है। हमने पॉलिसी तो ला ली लेकिन अब उसको जो है रियल मैनर में इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये आपका प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज से रिलेटेड है। अब यहां पर हमको अभी ये कंटेक्स्ट आया है कि जो हमारे मंत्री हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, उन्होंने ये यहां पर अनाउंसमेंट किया है कि अगले 5 इयर्स में देश की जितनी भी पंचायतें हैं वहां पर इनकी स्थापना वगैरह किया जाएगा। तो हमको देखना कि ये है क्या, ठीक है ना। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट बेस है। किस साइड में, मैंने पहले ही बताया कि क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये जो सप्लाई साइड फैक्टर है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका डोमेन है, ठीक है ना। पहली चीज क्यों, क्योंकि उनको जो है फॉर्मल चैनल से क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वगैरह को कर सके, ठीक। अब इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये जो है किसानों की आय बढ़ाने में, हमारी अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, है ना, इसको स्थापित किया गया है। और ये कहीं आप देखेंगे एक तरीके से तो जो फॉर्मल चैनल से ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है उसके लिए आपका कुशल और प्रभावी ग्रामीण ऋण जो आपकी वितरण प्रणाली है ना, क्या है आपकी जो रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है उसका ये अनिवार्य अंग है। इसके बाद आप देखेंगे तो इससे इक्विटेबल एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का, है ना, ठीक है। तो इससे जो आपका इनफॉर्मल क्रेडिट की समस्या है किसानों के बीच में, है ना, जैसे जो आपके ब्याज में चलाने वाले जो लोग होते हैं उनसे वो पैसा ले लेते हैं तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट रहता है वहां पर, तो वो जो है ऋणग्रस्तता से प्रभावित हो जाते हैं और फिर इसी के कारण आत्महत्या वगैरह के भी आपको यहाँ पर संदर्भ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उनको इनफॉर्मल जो क्रेडिट वो लेते हैं उसको खत्म करने के लिए और फॉर्मल चैनल से उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिलाने के लिए आपका इंपॉर्टेंट डोमेन है। अब इश्यूज क्या है इसके अंतर्गत, रूरल क्रेडिट के अंतर्गत, तो भैया सबसे पहली चीज तो रीजनल डिस्पैरिटी। अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट का जो आपका इशू है ईस्टर्न और जो आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पर जो आपका रूरल क्रेडिट की जो व्यवस्था है फॉर्मल चैनल की वो बिल्कुल नगण्य है या बहुत कम है ना, और उनकी आबादी के हिस्से के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। इसके बाद इंटरपर्सनल इनइक्वालिटी भी है ना, यहां पर अगर आप देखेंगे तो फॉर्मल क्रेडिट का इक्विटेबल एक्सेस नहीं है ना, अफोर्डेबल नहीं है वो, है ना, डिफरेंट लोगों के लिए जेंडर, कास्ट और क्लास के बेस पर। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो पुअर लोन रिकवरी करते हैं और जो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनकी पुअर हेल्थ होती है फाइनेंशियल डोमेन में, तो ये आपके अयोग्य हो जाते हैं किसके अंतर्गत, नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए, मतलब जो रिफाइनेंसिंग करता है नाबार्ड तो उसकी जो एलिजिबिलिटी इनकी खत्म हो जाती है। तो इससे और भी ये जो संस्थाएं हैं वो कम हो जाती है इस तरीके की जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग
भारत में जो 52% आपकी कृषिगत जो आपकी फैमिलीज हैं, हाउस हैं पूरे देश में, वो जो है आपके ऋणग्रस्त हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो टोटल लोन्स है, जो टोटल लोन प्रोवाइड किए गए हैं भारत में, उसमें 60% जो है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस से लिए गए हैं, तो 40% तो बच गया ना। इसमें जो है गवर्नमेंट 2.1% दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 14.8 और बैंकों ने 42.9% दिया है। पीएसएल वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग वगैरह। अब यहां पर इस सोसाइटी के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको जो स्थापित किया गया वो आपका एक्ट है 1904 का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। उसके अंतर्गत प्राइमरी जो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को सेटअप किया गया था। और ये आपका जो रायफेसेन है ना, रायफेसेन जो मॉडल है, उनमें रायफेसेन जी के नाम पे उसको उस मॉडल का नाम दिया गया, तो उन्हीं के कंसेप्ट पर जो है इसको सेटअप किया गया। इन्होंने सीधा सीधा बोला था कि पॉवर्टी और डिपेंडेंसी में सीधा सीधा जो है प्रत्यक्ष संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब यहां पर पॉवर्टी से लड़ने के लिए इन्होंने बोला कि सबसे पहले जो फाइट होनी चाहिए वो आत्मनिर्भरता, मतलब डिपेंडेंसी जो होती है उससे जो है उन्होंने देखा कि फाइट सबसे पहले होती। कहने का मतलब ये कि गरीबी से लड़ने से पहले निर्भरता से लड़ना चाहिए, कि हमें आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। इसी के अंतर्गत इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसको 3S फॉर्मूला भी बोला जाता है। बिल्कुल की पॉइंट है ये, सेल्फ हेल्प, सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये जो सोसाइटीज वगैरह है ना, इन्हीं के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया। तो ये जो सोसाइटीज है, इनके ऑपरेशन का एरिया क्या होगा, तो विलेज और रिमोट एरियाज इसका जो है आपका क्या होगा, क्रियान्वयन का आपका क्षेत्र होगा। अब इसके बाद रोल की बात की जाए, अगर प्राइमरी जो आपकी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, तो सीधी बात है कि जो भी आपके ऋण लेना चाह रहे हैं, लोन लेना चाह रहे हैं, तो उनको जो है ऋण प्रदान करने में सहूलियत प्रदान करना, टाइमली जो है उनको फंड मिल जाए। किससे मिलता है फंड, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से, है ना। तो उस इन बैंकों के द्वारा समय पर जिस व्यक्ति को लोन चाहिए उसको लोन मिल जाए। इस संदर्भ में ये आपके इस फाइनेंशियल मैटर में वो आपके क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जो लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको ये आपके इस तरीके से ट्रेन करते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि भैया उनकी हैबिट पड़ जाए कि ये जो है सेविंग वगैरह करे, है ना। तो डिपॉजिट करने के लिए, है ना, डिपॉजिट करने के लिए ये आपके प्रोत्साहित करते हैं उनको। कुल मिला के ये कि सेविंग्स को जो है इंक्रीज करने के लिए उनको अवेयर करते हैं, उनके अंतर्गत जो है अवेयरनेस फैलाते हैं। इसके बाद देखेंगे तो जो क्रेडिट दिया जाता है ना, जैसे कोऑपरेटिव बैंक दे रही है वहां पर, तो जो क्रेडिट दिया जाता है तो उसको सुपरवाइज भी करते हैं कि भैया जिसके लिए ये लोन निकला है, जिस काम के लिए, वो उस काम के लिए यूज भी किया जा रहा है कि नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये रिव्यू मैकेनिज्म में भी शामिल है। इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट इनपुट्स है, जैसे फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है, और भी जो फार्मर्स की आवश्यकता होती है, तो ऐसी वस्तुओं की जो है, ऐसी चीजों को ये आपके डिस्ट्रीब्यूट करने में भी, उसके वितरण में भी सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मशीनरी वगैरह होती है, तो उनको फार्मर्स को कैसे किराए पे मिल सकती है, कैसे उनको प्रोवाइड किया जा सकता है, इस संदर्भ में भी वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो भी प्लान गवर्नमेंट के चल रहे हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए विलेजेस में, तो उनको भी जो है सफल बनाने के लिए ये आपका कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद मार्केटिंग वगैरह में भी हेल्प करते हैं, है ना। किसके संदर्भ में, जो भी फार्मर्स ने जो बोरो किया है लोन वगैरह, तो उनकी मार्केटिंग में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटीज में भी हेल्प करते हैं कि भैया किस तरीके से आप अपने जो उपज है उसको अच्छे तरीके से भंडारण कर पाए, नहीं तो बहुत सारा जो उपज है आज भी हमारे यहाँ वेस्ट हो जाता है ना। और मार्केटिंग के लिए फाइनेंस वगैरह भी करते हैं। इसके अलावा जो सप्लाई साइड की आपकी कुछ कंज्यूमर गुड्स है, जैसे राइस है, व्हीट है, शुगर है, आपका कैरोसिन है, क्लोथ्स है आपके, तो इनको भी जो है उचित मूल्य में उनको प्रदान किया जाए गांव के लोगों को, तो इस क्षेत्र में भी ये आपकी हेल्प करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो आपकी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये एक तरीके का लिंक है किसके किसके बीच में, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के बीच में। ठीक है, तो जो भी आपकी ये करती क्या है, एक तरीके से आप देखेंगे तो जो भी आपका प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है ना, उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूर्ण करने में हेल्प करती है। उसी उद्देश्य से इसको सेटअप किया जाता है। और ये बहुत सारे बैंकिंग ऑपरेशंस को भी जो है आपका
फुलफिल करती है, उसको जो है संचालित करती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो डिपॉजिट्स, जनता से, पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, है ना, बिल्स को कलेक्ट करना, चेक की सुविधा देना, ड्राफ्ट की सुविधा देना। तो नीडी पर्सन को जो है क्रेडिट के संदर्भ में जो भी ये सुविधाएं हैं वो ये आपकी प्रदान करती है ना। बैंक नाम ही उसका, तो बैंकिंग जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको वो परफॉर्म करेगी। इसके अलावा जो भी प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के काम है उसको ये सुपरवाइज करती है, उसका इंस्पेक्शंस वगैरह भी कर सकती है, ताकि जो आपके इनके कार्य है वो स्मूथली रन हो सके। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है पीपल टू पीपल कांटेक्ट को भी बढ़ाती है ना, उनका इंटरेक्शन को भी ये बढ़ाने में हेल्प करती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बताया जा रहा है, तो ये आपके स्टेट कैपिटल में जो है स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है और जो आपका प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्रेडिट सोसाइटी, ये इसके अंतर्गत इनके भी मेंबर जो होते हैं वो बैंक में होते हैं, मतलब इन बैंकों के ये सदस्य होते हैं। किसके? जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और ये जो आपकी प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति है, इन बैंकों की ये आपके सदस्य होते हैं। इसके अलावा इसका जो प्रमुख कार्य है, तो जो भी आपके बैंकिंग सेक्टर के जो मेंबर्स हैं उनकी जो गतिविधियां हैं उनकी निगरानी करना, फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज करना, उनको जुटाना, और सदस्य जो बैंक है किस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको भी सुपरवाइज करते हैं। और कहीं ना कहीं ये आरबीआई और जो आपकी प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति है उसके बीच की एक लिंक है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक है आज का मेडिसिनल फंगी। तो अभी जो है ये देखा गया है कि जो मेडिसिनल फंगी है वो आपके सुटेबल है आइडेंटिफाई करने में नोवेल ड्रग्स को, है ना। ये कंटेक्स्ट से ये इंपॉर्टेंट है। आप की पॉइंट्स क्या है, तो अभी जो रिसर्चर्स हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई के, तो उन्होंने यहां पर एक एनालिटिकल स्टडी की है और उसके अंतर्गत बोला है कि जो आपके ये फंगाई है ना, वो केमिकल्स को क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं। तो ये देखा उन्होंने कि वो यूजफुल है एज अ नॉवेल ड्रग। अब मेडिसिनल फंजाई होता क्या है औषधि कवक, तो उन्होंने यूज किया एक डेटाबेस, ठीक, MEFSAT, मेडिसिनल फंजाई सेकेंडरी मेटाबॉलिटिक्स, जो आपका मेटाबॉलिट्स है ना, मेटाबोलाइट्स है, और थेरापेटिक्स, इसका उन्होंने यूज किया है, ठीक। अब इसमें इन्होंने बोला है, जो इंफॉर्मेशन निकाली है वो किस पर बेस्ड है, 184 मेडिसिनल फंजाई में, उसमें मशरूम भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब ये जो मेडिसिनल फंजाई है, ये जो इसका टैक्सोनॉमिक बेस देखें हम कि इनका कहां पर डिवीजन किया जाएगा, किस फैमिली के अंतर्गत आते, तो दो टैक्सोनॉमिक डिवीजन है इनका। पहला जो है आपका बेसिडियो माइकोटा है, और दूसरा जो है आपका एस्कोमाइकोटा है, इनसे ये रिलेटेड है। मशरूम की बात करें तो बेसिडी और माइकोटा जो डिवीजन है उससे रिलेटेड है वो आपका, और जो आपका एगैरिकस, जो आपका बिस्फोरस होता है ना, एगैरिकस बिस्फोरस होता है, वो बटन मशरूम के द्वारा उसका क्या मतलब बटन मशरूम जो है उसको कंज्यूम भी किया जाता है ना। ये एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे एगैरिकस जो आपका बिस्फोरस है, बटन मशरूम वगैरह आप लोगों ने खाया होगा, तो उसको हम कंज्यूम भी करते हैं, है ना, तो उसको जो है कंज्यूम किया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली चीज। तो दूसरी चीज ये कि जो फंजाई है वो बिलोंग करते हैं किससे, जो एस्कोमाइकोटा डिवीजन से। वो जनरली जो है मशरूम नहीं होता है, क्योंकि मशरूम आपका किससे रिलेटेड है, बेसिडियो माइकोटा डिवीजन से, ठीक। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि इन्हीं के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो एक आपका अलग फैमिली की बात कर रहे हैं, आपका जो इसारिया, जो आपका सिकाडे है, और जो शिरिया बम्बू सिकोला है, इसका उपयोग अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल जो आपका चाइना में जो चिकित्सा वगैरह किया जाता है, जो चाइनीज मेडिसिन में जो जिनका यूज होता है उसके अंतर्गत इसको देखा जाता है। मतलब जो आपका सिकाडे है और सीरिया बैम्बू सिकोला है, इसका उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में भी किया जाता है। अब इस रिसर्च का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सीधी बात है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं आपके, वो आपके केमिकल कंपाउंड है, ठीक है ना। और ये जो फंजाई है वो प्रोड्यूस करते हैं आपके, है ना, इस तरीके के जो आपके केमिकल्स वगैरह को इस तरीके के सेक्रेशन करते हैं, जो हमारे लिए यूज हो सकता है मेडिसिन के फील्ड में, है ना, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक। और ये जब तनावग्रस्त होते हैं तब वो इस तरीके के जो आपका उपापचय जो रासायनिक यौगिक है, जिसको सेकेंडरी बोला जाता है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं होते उनके लिए, इसीलिए सेकेंडरी बोला जाता है। तो वो तनावग्रस्त होने पर जो है इस तरीके का सेक्रेशन करते हैं। अब ये पूर्ण रूप से आवश्यक नहीं, इसलिए इसको प्राइमरी नहीं बोला जाता है, सेकेंडरी बोला जाता है
है ना, और ये इनहेंस करते हैं फंगस की एबिलिटी को सर्वाइव करने के लिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कार्डिसेपिन की बात बताया जा रहा है, ये कवक की जो कार्डिसेप्स प्रजाति उसके द्वारा निर्मित किया जाता है और इसको भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के रूप में जाना जाता है। और ये आपका फेमस है किस लिए? एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज के लिए। नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है, इसमें मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको हम एक एग्जांपल की तरह यूज कर सकते हैं, है ना, इनोवेशन के अंतर्गत, ठीक है। प्रीलिम्स में सिर्फ नाम पूछा जा सकता है, वो भी स्टेट बीसीएस में। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो एमसीक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल पीस प्राइज 2022। हमने पहले भी बात की है एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो यूक्रेन का क्या है, यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, है ना, यूक्रेन का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, तो उसको मिला है जो थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है, बिल्कुल ठीक है। ये दूसरा ये कि रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, ये भी ठीक है। और तीसरा जो है आपका ह्यूमन राइट्स एडवोकेट जो आपके हैं कौन, जो आपके कौन है, क्या नाम है, एलिस आपके बियालियात्स्की, है ना, एलिस जो आपके एलिस बियालियात्स्की, है ना, बेलारूस के हैं। तो इनको तीनों को मिला है और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, है ना। इनको सम्मानित किया गया है 2022 के नोबेल पीस प्राइज से। ये स्टेट पीसीएस के लिए आवश्यक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि सही बताना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रबर बोर्ड से रिलेटेड स्टेटमेंट बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इसको सेटअप किया गया एक एक्ट के थ्रू जिसका नाम था रबर एक्ट, जो है आपका 1947 का, इसलिए ये आपका स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वैधानिक आपका निकाय है क्योंकि एक विधि एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया। दूसरा ये कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंतर्गत रहता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि इसके चेयरमैन जो अपॉइंट किए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, और इसमें 28 मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, ये भी स्टेटमेंट ठीक है आपका। और लास्ट ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो केरला कोट्टायम में है। चारों की चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव बी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और साथ ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले, और कमेंट अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है जरूर दिया करिए, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।